Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be in best of your health. और मेरी ये तमन्नाएं इसलिए हैं कि आज हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. दोज आर रिलेटेड टू द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो आप का आज का जो फोकस है वो डिजीज़ पर है रादर देन के टॉपिक पर होगा. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड टू हैव सम व्यू ऑफ द डिजीज़. यस माय डियर डॉक्टर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 25. और जैसे मैंने डिस्कस किया आप लोगों से पहले कि इट इज़ रिगार्डिंग द फ्यू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ह्यूमन सीवीएस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. आप लोगों को याद होगा कि हमने 2-3 लेक्चर्स पहले हार्ट की इम्पल्स की बात की थी और उसके अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था कि मेरे हार्ट के राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट था, एक एसे नोड, और फिर उसी एट्रियम की बेस में एक और प्रेजेंट थी दैट वाज लाइंग एट जंक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और हमने उसे नाम दिया था एवी नोड का. और फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि इस पर्टिकुलर एसे नोड और एवी नोड के दरमियान में क्या थी, कमिश्नल नर्व्स थी जो इनको आपस में जोड़ रही. फिर यहाँ से बंडल ऑफ फिस्क के थ्रू परकिने फाइबर मैसेज को, कौन सा मैसेज को, एम्पलीफाइड मैसेज को लेकर गए थे वेंट्रिकल्स के पास, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी एसे नोड या एवी नोड को कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, कि मुमकिन है इस पर्टिकुलर नोड्स में से किसी एक नोड की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज ये लिविंग टिश्यू है, इन्हें भी क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है. अगर किसी तरीके से इसकी ब्लड सप्लाई में एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी तो जाहिर है ये वाले सेल्स बिगिन टू डाई. और जो इनका चीफ फंक्शन है वो क्या, कि वो एक कार्डियक साइकिल को ट्रिगर करें, उसे स्टार्ट करें, उसके रिदम को मेंटेन रखें, वो खराब हो जाएगा. इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि ज़ाहिर ये क्या है कि न्यूरोमायोजेनिक टिश्यू है. इस न्यूरोमायोजेनिक टिश्यू को नॉर्मल फंक्शन में ऑपरेट करने के लिए कुछ पंप्स की जरूरत है, समथिंग लाइक सोडियम पंप, पोटासियम पंप्स, कैल्शियम चैनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर कोई बिल्ट इन इननेट प्रॉब्लम आ गई है इसकी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ, तो भी ये वाले क्या है, बैटरीज खराब हो सकती हैं, इनका रिदम डिस्टर्ब हो सकता है. राइट. तो अब इस मौके पर, इस इवेंट पे मुझे जिसकी ज़रूरत है वो क्या है, एक ऐसी बैटरी कि जो नॉट ओनली मेरे हार्ट को चलाए रखे बल्कि मेरे हार्ट का रिदम भी बनाए रखे, उसकी पेस भी बनाए रखे. उस स्पेशलाइज्ड बैटरी को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर. राइट. कब जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली कि जब आप लोगों का हार्ट अपना कार्डियक ट्रिगर नहीं कर पा रहा या उसके रिदम मेंटेन नहीं कर पा रहा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल पेसमेकर? इट इज अ बैटरी. It is a battery operated device. It is a battery operated device used to maintain rhythm of the heart and capable of starting a कार्डियक साइकिल. आपको याद है ना कार्डियक साइकिल क्या था, कि जिसमें दो एट्रियम को कुछ वक्फे के बाद मजबूर करना चाहिए कि वो दो वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा दे. तो ये जो चारों इवेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल. तो इससे कार्डियक साइकिल को भी शुरू करवाना है और उसका रिदम भी मेंटेन करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर. और नीड मेरे पास क्या है कि व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, हमें जरूरत कब पड़ेगी आर्टिफिशियल पेसमेकर की, कि व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, there is an abnormality in either SA node or AV node. और तीसरी बात आ सकते हैं आप लोग, और
इन कंडक्टिंग फाइबर्स, यानी कि तीनों में से अगर किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंस मेरे पास क्या है? डेफिनेटली कि अगर ये काम नहीं कर रहा और हमने ये लगा दिया तो डेफिनेटली हार्ट कंटिन्यू टू वर्क। यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से हमारा जो दिल है वो मुसलसल काम करता रहेगा एंड प्रिवेंट डेथ, और जाहिर है ये डेथ को बचा सकता है जो उसकी वजह से होनी थी। आगे हमने लिखा हुआ स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट जिसके नाम मतलब क्या है? टाइप। तो आप लोगों के पास ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के ऐसे नोड या एवी नोड के फेल होने का ताल्लुक किसके साथ है? सीवियरिटी के साथ है। यानी कि अगर मैं हार्ट फेलियर की बात कर रहा हूं तो दो तरीके से एबनॉर्मलिटी आ सकती है। नंबर वन इज एक्यूट, अगर तो खुदा ना खास्ता जो हमारा क्या ऐसे नोड या एवी नोड है वो उसकी एब्रप्ट स्पॉन्टेनियस फेलियर हो जाए तो फिर तो हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फेलियर राइट कि जिसके अंदर मेरे हार्ट का रिदम, मेरे हार्ट का करंट आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब हो रहा है या गायब हो रहा है, तो फिर मैं उसे क्या बोलता हूँ कि उस वाले केस में डिजीज़ कहलाएगी क्रॉनिक। और अगर ये डिजीज़ कैसी है क्रॉनिक, तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्रॉनिक वाले केस के अंदर हम डेफिनेटली इसको क्योर कर सकते हैं। अब अगली बात है कि अगर मेरे पास ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो फिर मुझे ये देखना है कि ये डिसऑर्डर ड्यू टू एसए नोड है या एवी नोड है। अगर ये प्रॉब्लम एसए नोड की वजह से हुई तो मैं अपने पेस मेकर के इलेक्ट्रोड एट्रियम पे लगाऊंगा, राइट, एट्रिया पे लगाऊंगा। और अगर ये प्रॉब्लम हुई किसकी वजह से स्टूडेंट्स? एवी नोड की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाऊंगा? वेरी राइट, वेंट्रिकल्स पे, राइट। तो इस तरीके से लगाने के बाद फिर देयर इज अ स्पेशल मेथड टू ट्रिगर दिस पर्टिकुलर पेसमेकर। वंस वी ट्रिगर दैट पर्टिकुलर पेसमेकर तो फिर ज़ाहिर ऑर्गेनिज्म की लाइफ कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन शर्त यही है कि ये ज़िंदगी हमसे वफा करे। तो अगर ये केस बहुत एक्यूट हुआ तो फिर सारे रिसोर्सेज सामने पड़ने के बावजूद भी हम लोग उसका इलाज नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यू कैन से डिस्कशन एंड दैट इज अबाउट द ब्लू बेबीज। Look at this image, my dear students. इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि there are two atria followed by the two valves and followed by the two ventricles, right? अब होता क्या है कि जब हम अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में होते हैं तो हमारे एट्रिया आपस में कनेक्टेड होते हैं। उस वक्त हमारे ब्लड का फ्लो इस वक्त के ब्लड फ्लो से एंटायरली डिफरेंट होता है, राइट। उस वक्त जो हमारी आर्टरीज का बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है, राइट। उस टाइम पे जो ब्लड है वो दो एट्रिया का आपस में मिक्स हो जाता है। लुक एट दिस कि इस पर्टिकुलर होल की वजह से, जिसे हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन। इंटर का मतलब होता है कि दरमियान, और एट्रिया का मतलब है एट्रिया के। तो ये राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक सुराख होता है। इट इज क्वाइट नॉर्मल। हर बच्चे में दुनिया में जो तशरीफ ला रहा होता है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज में, उसकी फीटल स्टेज में ये वाला सुराख वहां पे होता है। इट इज अ डिमांड ऑफ द टाइम, राइट। लेकिन होता ये है हमारे स्टूडेंट्स के सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम कि जब हम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, मीन्स हमारी डिलीवरी होती है, तो 99.99% इस पर्टिकुलर फोरामेन के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो हीमोडायनामिक प्रेशर्स की वजह से बंद होता है और फिर दोबारा कभी नहीं खुलता, राइट। और ये फ्लैप हमेशा लेफ्ट एट्रियम में डेवलप होता है और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हमेशा राइट एट्रियम से ज्यादा होता है, तो ये फ्लैप कभी नहीं खुलता। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि ये वाला फ्लैप बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से इंटर एट्रियल फोरामेन बंद नहीं हो पाता। इट विल रिजल्ट्स इन यस दिस थिंग कि हमारे एट्रियल लेवल पर ही दो किस्म के ब्लड आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर है व्हेन दीज एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट they will force mixed blood not only in right ventricle but also in the left ventricle. तो जब ये वाला मिक्स ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जाहिर है मेरी स्किन का कलर कभी ग्लोइंग रेड नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कम होने की वजह से ये वाला बेबी कैसा पेयर होता है? ब्लू। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबीज।
इसके अलावा एक केस और भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, आपको याद है ना कि हमारे हार्ट के वैसे स्टार्ट में 5 चेंबर्स थे, अगर आपको याद हो, साइनस वेनोसस था, फिर मेरे पास 2 एट्रिया थे, फिर वेंट्रिकल था, फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस था या बल्बस आर्टरियोसिस था। तो जो हमारी ट्रंकस आर्टरियोसिस है, लुक एट दिस, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर बंद नहीं होती और ये भी वो जगह छोड़ देती है कि जहां से 2 तरह का ब्लड आपस में मिक्स हो सकता है। सो दीज आर द 2 abnormalities दैट कैन लीड टू द डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लू बेबीज। तो इनके बारे में कुछ बातें हम ब्लू बोर्ड पे लिखते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ब्लू बेबी क्या है कि अ बेबी having mixed blood at the level of atria or truncus arteriosus is called as basically what blue babies। और आगे इसकी कॉज क्या है? improper development of heart, leaving what? Interatrial foramen, ठीक है, और failure of constriction of ductus arteriosus। तो इन दोनों की वजह से ही बेसिकली ये होता है। अब ट्रीटमेंट मेरे पास क्या है कि हम आमतौर पे वो जो छोटा सा बेबी है उसे पेरेंट्स से ले लेते हैं और हम इस बेबी की ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट मेरे पास क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी। और इस ओपन हार्ट सर्जरी में हम उस छोटे से नन्हे से दिल का क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेट कर देते हैं। और उस ऑपरेट के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर सुराखों को जो चाहे डक्टस आर्टरियोसिस के लेवल पर होता है या इंटरएट्रियल फोरामेन के लेवल पे होता है, हम उसको वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं और पैचिंग कर देते हैं और जाहिर है फिर ये 2 किस्म का ब्लड मिक्स होना बंद हो जाता है और ये ब्लू बेबी फिर रोजी बेबी में कन्वर्ट होकर हंसता खेलता अपने बच्चों अपने पेरेंट्स को लौटा देते हैं। तो हेंस उनका बेबी जो शायद जिंदगी की पहली 2-3 बहारें नहीं देख सकता था, अब इंशाल्लाह 70-80 बरस पूरा जिएगा। So this is the positive side of this study, right? So now we want to move to the next, you can say, topic, and that is called as hypertension. Hypertension is a disease that is present on page 322 of your book. और इसकी डेफिनेशन मेरे पास क्या है? डेफिनेटली आपको पता है कि टेंशन क्या होती है? फोर्स, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम फोर्स पर यूनिट लगा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो अगर आप लोग एक ब्लड वेसल कंसिडर कर रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल है, तो इसमें से पास होते हुए जो ब्लड है इट इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द साइड्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्लड ने जितनी फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया किसके ऊपर? ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, उसे हम नाम कर देते हैं ब्लड प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। इसको हमने पढ़ा भी था, इसको हम पढ़ेंगे भी अभी ब्लड प्रेशर को बहुत डिटेल के साथ। और इसके अलावा आप लोगों ने फिजिक्स में भी इस टॉपिक को, ब्लड प्रेशर को, जाहिर है इसकी फ्लूइड डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सरसान से समझा भी होगा, राइट। तो हम बात ये कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर मैं इसको किसी पर्सन के ब्लड का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर करूं तो नॉर्मली कितना होता है? जाहिर है 80 मिलीमीटर टॉर या 80 मिलीमीटर मरकरी से लेकर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 130 मिलीमीटर मरकरी तक भी आजकल ठीक समझा जा रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर आप लोगों के हार्ट को किसी वजह से, डिस्कस हम पहले कर चुके हैं रीजंस को, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अगर आप लोगों के हार्ट को उससे ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाए जो नॉर्मल है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली यू विल अंडरगो अ डिसऑर्डर and that very disorder is called as hypertension। तो डेफिनेशन मेरे पास क्या हुई? डेफिनेटली सिंपली अब यू बोल सकते हैं हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर।
तो जब आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज पे नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हो, मींस 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा जो प्रेशर लगा रहा होगा, तो हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट। अब इस हाइपरटेंशन का इफेक्ट अच्छा है या बुरा, तो आंसर इज डेफिनेटली जो बैलेंस अल्लाह ताला ने आप लोगों को मेंटेन करके दिया है, दैट इज द बेस्ट बैलेंस। तो जब भी हम उस पर्टिकुलर बैलेंस को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली सफरर विल बी द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हम बात यहाँ पे करेंगे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर मेरे पास क्या था, एंडोथेलियल लेयर थी, राइट ना। ये एंडोथेलियल लेयर मेरी बॉडी में हर जगह है, जहाँ जहाँ ब्लड वेसल है, जहाँ जहाँ मेरी आर्टरी है, जहाँ जहाँ मेरी इंटेस्टाइन है, राइट, जहाँ जहाँ मेरी यूरिनरी ब्लैडर है उसकी लाइनिंग है, राइट। तो जहां जहां भी मेरा ट्रेकिया है उसकी लाइनिंग है, राइट। तो जहां जहां भी लाइनिंग है उसके पास पास जाहिर है क्या होगा कि मेरे एंडोथेलियल सेल विल बिगिन टू डैमेज। लेकिन जो एक्सटेंट है, जो हद है, वो सबसे ज्यादा किसको फेस करनी पड़ेगी, उन सेल्स की कि जो इन द लाइन ऑफ फायर हैं। तो लाइन ऑफ फायर मेरे पास कौन सा सेल है, जाहिर है आर्टरीज के सेल्स हैं। तो डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंटली वो वाले सेल जो सबसे ज्यादा डैमेज होंगे, दे विल बी द सेल्स ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज के सेल्स, पर्टिकुलरली आर्टरीज के सेल्स, आर्टरीज उनके जो सेल्स हैं, इन आर्टरीज सेल्स ऑफ एंडोथेलियम, सबसे अंदर वाली लेयर की मैं बात कर रहा हूं, दे बिगिन टू डाई, वो मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट मेरे हार्ट के मसल्स के ऊपर भी होता है। क्यों? इसलिए कि नाउ योर हार्ट इज एक्सर्टिंग मोर देन नॉर्मल फोर्स। जब आपको ये बात पता है कि अगर आपके सबसे स्ट्रॉन्ग मसल आपके स्केलेटल मसल्स हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 3 मार्कर हैं और आप इसको ऐसे पकड़ के रखो, तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मैं आपसे ये कहूं कि आप इसे जोरों से दबाओ, जोर से ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाओ, तो डेफिनेटली क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अ टाइम विल कम व्हेन योर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, दे बिगिन टू टायर, राइट। लेकिन आपको मुसलसल काम करना है, तो क्या होगा, आपकी हार्ट मसल का वियर टियर का रेट बहुत बढ़ जाएगा। सो देयर इज अ continuous damage, therefore I'm writing it in red, so damage to the heart muscles। तो ये जो चीज है ये बड़ी अलार्मिंग है, ठीक है, और इसकी वजह से मेरे हार्ट मसल्स की डेथ भी स्टार्ट हो सकती है। इसका इफेक्ट सारा मेरे हार्ट के ऊपर भी होगा और मेरा हार्ट ओवरवर्क कर करके थक जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और एग्जॉस्ट होने के बाद इसकी एबिलिटी टू पंप द ब्लड इट विल रिड्यूस ग्रेजुअली, ठीक है, एबिलिटी टू पंप ब्लड विल रिड्यूस ग्रेजुअली। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना है कि एक रात में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये सालों का मामला है। हम कंसिडर ही नहीं करते। हमारे लिए अपनी हेल्थ शायद लीस्ट इंपॉर्टेंस की हामिल है। हमें सांस चढ़ रहा है, हमें हार्ट पे पेन हो रही है, हमारी जो पेन है वो शूट करती हुई मेरे लेफ्ट बाजू में आ रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरस, एवरीथिंग इज देयर। मैं लोगों को देख के बता रहा होता हूँ कि आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज, आपकी आईज की बहुत ज्यादा रेड हो रही है, चेक योर ब्लड प्रेशर। बट जी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम कभी भी किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। इफ सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस विद यू, यू मस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। तो बात ये हो रही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और इसकी वजह से मेरे हार्ट में ब्लड को पंप करने की एबिलिटी कम हो जाती है। आपने मेरी बातों को अब जरा गौर से सुनना है। देखिए, अगर आपको आपके ब्लड में फर्ज कर लेते हैं, हम सिर्फ ये आर्बिट्रेरी रीडिंग है, फर्ज कर लेते हैं कि 100 ml ब्लड आप लोगों के हार्ट में आया, और अगर आपका हार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है तो 100 ml ब्लड ही उसमें से बाहर निकाल देगा। 100 ml और आ जाएगा, 100 ml और पंप हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के ब्लड में डिस्टेंशन ज्यादा हो गई ड्यू टू डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स, नाउ मोर ब्लड विल अराइव। पहली बात तो ये 100 ml आना चाहिए था, उससे ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज योर हार्ट इज शोइंग ओवर डिस्टेंशन। प्लस उसके बाद क्या होगा कि आपके हार्ट की ब्लड को पंप करने की एबिलिटी भी फर्दर कम हो गई है। तो आ रहा है फॉर एग्जांपल 105 और एग्जिट हो रहा है मेरे पास क्या से 90, तो हर एक
एक पंपिंग के ऊपर 15 ml ब्लड मेरे दिल के अंदर हमेशा रहेगा या ज़्यादा होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इस पर्टिकुलर रेजिडुअल वॉल्यूम का इफेक्ट किसके ऊपर है? इसका इफेक्ट होगा सीधा सीधा मेरे लंग्स के ऊपर, और जो मेरे लंग्स हैं दे विल बिगिन टू एक्यूमुलेट व्हाट अ फ्लूइड इनटू इट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इस पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो गया। एडिमा हमने पढ़ा हुआ है पहले लास्ट चैप्टर में, आपको याद है। और इस पल्मोनरी एडिमा का जो इफेक्ट है वो ये है कि मेरे लंग्स में गैस फिक्सचर करने की एबिलिटी डे बाई डे कम होती चली जा रही है। एक हार्ट पहले ही कमजोर था, अब ऊपर से उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो फिर मेरा हार्ट जिस डिजीज को फेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और इस पर्टिकुलर चीज को ओवरकम करने का एक ही मेथड है कि हम अपनी फूड को और अपनी स्टाइल को, हैबिट को, इन दोनों को चेंज करें। हम सादा ग़िज़ा खाएं, और जहाँ तक हैबिट की बात है अपने आप को वॉक में, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, तो डेफिनेटली हम इस लिथल बीमारी से शायद बनने से बच जाए। मरना ज़ाहिर हम लोगों ने है ही, लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। राइट? अल्लाह ताला हमें पूरी ज़िंदगी जीने की ताकत सलाहियत अता फरमाए और हमें इन मूज़ी बीमारियों से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ, और इस दुआ के साथ कि आप अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करें, और जब भी दुआ करें हमें भी दुआ में याद रखें। हम चाहेंगे